ठीक है, सुनो, डीएनए रेप्लिकेशन हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था, सेमी कंजर्वेटिव मोड होता है। सेमी कंजर्वेटिव बोले तो जब डीएनए रेप्लिकेट करता है तो एक स्ट्रैंड हमेशा पेरेंटल होता है, एक स्ट्रैंड हमेशा नया बनता है, नॉन पेरेंटल होता है। ठीक है, अब डीएनए रेप्लिकेशन का एग्जैक्ट मैकेनिज्म आज हमें पढ़ना है और समझना है। ठीक है, और वो पढ़ने और समझने के बाद नोट्स भी बनवाने हैं। तो पहले हम समझ लेते हैं डीएनए रेप्लिकेशन, अभी कुछ लिखना मत। ठीक है, सबसे पहले डीएनए रेप्लिकेशन के लिए एंजाइम, मैं प्रोसेस समझाते समझाते ही एंजाइम्स के बारे में बता दूंगा और फिर हम नोट्स लिखना शुरू करेंगे। तो भैया पहले ये समझ लो, होता दोनों में सेम ही है, प्रोकैरियोट्स में भी और यूकैरियोट्स में भी। लेकिन प्रोकैरियोट्स में जो ओराई होता है वो 1 होता है, यूकैरियोट्स में ओराई जो होते हैं वो बहुत सारे होते हैं। ओराई इज बेसिकली ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, कहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। ठीक है, ध्यान से सुनते रहो। ये डीएनए, इस डीएनए में एक पर्टिकुलर यहाँ पे सीक्वेंस है, ए जी टी टी सी, ए के सामने टी, जी के सामने सी, जी के सामने सी के सामने जी, ऐसा एक पर्टिकुलर सीक्वेंस है। एक पर्टिकुलर सीक्वेंस ही ओराई होता है, मतलब डीएनए में एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होगा, जहां जहां वो सीक्वेंस आएगा वहां वहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। प्रोकैरियोट्स में वो पर्टिकुलर सीक्वेंस कितनी बार आता है? एक बार। यूकैरियोट्स में वो बहुत बार आता है, बाकी प्रोसेस सेम ही है। ठीक है, हाँ, यूकैरियोट्स में जो ओराई है वो जो सीक्वेंस है वो 5, 6, 8, 10 बार आ रहा है। प्रोकैरियोट्स में वो जो पर्टिकुलर सीक्वेंस है ओराई का वो एक ही बार आ रहा है, मतलब प्रोकैरियोट्स में रेप्लिकेशन एक ही जगह से ओरिजिनेट होगा, यूकैरियोट्स में मल्टीपल जगह से ओरिजिनेट होकर रेप्लिकेशन चल रहा होगा। इज इट ओके? नहीं नहीं, वो अभी समझ आ जाएगा। है? कैसे? नहीं, अभी आगे समझ आएगा। ठीक है, तो अब सबसे जरूरी जो एंजाइम होता है वो होता है हेलिकेज। क्या होता है? हेलिकेज। हेलिकेज इज बेसिकली फॉर अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से अनवाइंड करेंगे, और अनवाइंड कौन करता है? हेलिकेज। हेलिकेज का मेन काम होता है अनवाइंड करना डीएनए को। क्लियर है? अब ये जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, इसे अनवाइंड करना, खोलना, ये किसका काम है? हेलिकेज का। ठीक है, अब आपने कभी तार देखे होंगे जो कॉइल्ड तार आते हैं लाल पीले से, अब कॉइल्ड तार होते हैं ना, अगर उन कॉइल्ड तारों को हम ऐसे अनवाइंड करके अलग करें तो उनमें ऐसी कॉइलिंग दिखेगी ही अभी भी, हाँ या ना? ये समझ पा रहे हो? ये मैंने इसे कॉइल कर दिया, ये कॉइल था, अब इसे मैं अलग करूंगा तो ये हल्की हल्की कॉइलिंग, कर्ल्स अभी भी होंगे इस पे। ये होती है डीएनए की टेंशन, मतलब अभी भी डीएनए में टेंशन है, थोड़ी बहुत कर्लिंग है। इस टेंशन को रिलीज करता है एंजाइम टोपोआइसोमरेज। कौन करता है? यहां तक क्लियर है? कम करता है, मतलब वो जो कर्लिंग है, सुपर कॉइलिंग है, उसे कम करके सीधा कर देगा डीएनए स्ट्रैंड को थोड़ी देर के लिए। क्लियर है? तो ये डीएनए अब कुछ ऐसा हो जाएगा आपका, मैंने इसे ऐसे बना रहा हूं, एनसीईआरटी में जैसा बना हुआ। हाँ, ठीक है, ये है 5 प्राइम 3 प्राइम, ये है 3 प्राइम 5 प्राइम, मतलब ये डीएनए जो है खुल गया, और ये वाला यहाँ पे जो सीक्वेंस था वही तो था, और आई, हाँ या ना? और ये बन गया आपका ओराई। एक सीक्वेंस है, एक पर्टिकुलर जीन टाइप, डीएनए का एक पर्टिकुलर वो हिस्सा जिसमें एक पर्टिकुलर सीक्वेंस है। नहीं, यहाँ पे, हाँ, तो और आई यहीं, हाँ, और यहीं से आगे का रेप्लिकेशन ओरिजिनेट हुआ, पीछे का हो चुका है अभी के लिए, ऐसा समझो, मैं बता दूंगा कैसे कैसे होता है। ठीक है,
अभी धीरे धीरे प्रोसेस समझ आ जाएगा, बहुत ज़्यादा फील करना पड़ेगा तुम्हें इस प्रोसेस को। यहाँ तक क्लियर है? अब भाई जब डीएनए को हेलिकेज ने अनवाइंड कर दिया ना, लेकिन डीएनए के पास तो प्रॉपर्टी है वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना के दोबारा भी वाइंड अप हो सकता है। तो यहाँ पे एक और प्रोटीन आते हैं जिनका नाम होता है SSBP। क्या नाम होता है? SSBP, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। ये सिंगल स्ट्रैंड को बाइंड करके रखते हैं, वाइंड अप नहीं होने देते दोबारा डीएनए को, प्रिवेंट्स वाइंडिंग ऑफ डीएनए। नहीं, ये एक प्रोटीन है, ये एंजाइम नहीं है। हाँ, जैसे ही डीएनए था ओरिजिन से वो अनकॉइल हुआ, अनवाइंड हुआ, किसकी वजह से? हेलिकेज ने, क्योंकि उसके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड थे, T और A के बीच में 2, G और C के बीच में 3, वो हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ दिए। किसने तोड़ दिए? हेलिकेज ने। टोपोआइसोमरेज ने टेंशन कम कर दी। लेकिन अभी भी हेलिकेज का काम तो खत्म हो गया। हेलिकेज जैसे ही हटेगा डीएनए दोबारा सुपर कॉइल्ड हो जाएगा, अपने A और T डबल बॉन्ड, G और C ट्रिपल बॉन्ड बनाना शुरू कर देगा। हाँ, कॉइलिंग वो कर्ल्स हटे हैं कि कर्ल्स हट के वो सीधा कर दिया, लेकिन बॉन्ड तो अभी भी A और T तो अभी भी है ना, तो वो तो वाइंड अप हो सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाता है सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। ये उस स्ट्रैंड और उस स्ट्रैंड को पकड़ के रखेगा अलग अलग पोजीशन पे, ताकि वो पास ना आए, पास आते ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे, वो बनने नहीं देता। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत? पक्की बात? ठीक है। जैसे ही ये प्रोसेस इतना होता है घर जब बनता है, बनने के बाद जब पेंट करते हैं, पेंट करने से पहले एक प्राइमर होता है, सुना है? प्राइमर एक वर्ड आपको याद रखना है। प्राइमर का बेसिक मतलब होता है इनिशिएटर। क्या होता है? इनिशिएटर। ठीक है, जब हम पेंट करते हैं ना, तो पेंट से पहले दीवारों पे प्राइमर करते हैं, सो दैट पेंट अच्छे से चिपक जाए। तो ये प्राइमर एक वो होता है, वहीं से ये वर्ड आया प्राइमर। नहीं, वाइट, हाँ वाइट करते हैं, वाइट पेंट ही होता है प्राइमर मतलब, लेकिन प्राइमर अलग क्वालिटी का होता है। हाँ, वो अच्छे से चिपक जाएगा प्राइमर, और उसके ऊपर फिर कलर करना बहुत आसान होता है। फिर ब्रश मार देते हैं, रोलर होता है जो, उससे पेंट हो जाता है। प्राइमर इज जस्ट एन इनिशिएटर। यहाँ पे भी प्राइमर लगता है, मतलब ये जब SSBP पे पहुंच गया, अब प्राइमर लगेगा। ठीक है, प्राइमर की पोजीशन हमेशा भैया याद रखनी है आपको, हमेशा 3 प्राइम एंड पे लगेगा। कहाँ पे लगेगा? तो यहाँ पे 3 प्राइम एंड ये है, तो यहाँ पे लगेगा प्राइमर, और यहाँ पे लगेगा प्राइमर। एंड तो वो है, लेकिन वो तो भैया वाइंड अप है ना ऑलरेडी, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड बने हुए हैं, वो वाला एंड पे लगेगा जहां बॉन्डिंग नहीं है। ये 1 सेकेंड, 5 सेकेंड, 1 मिनट में समझ आएगा, और ना ये बोलने वाले थे, हो गया 1 सेकेंड। हाँ, तो प्राइमर जो है वो इनिशिएटर है। अब हाँ, उस पे हाँ, नहीं बेटू, मैं ऐसा बोल रहा हूँ, तू गलत समझ रही है। प्राइमर जो है वो 3 प्राइम पे बाइंड नहीं होगा। जैसे ये 3 प्राइम है, इसके सामने डीएनए ना 5 प्राइम, वैसे ही ये वाला जो 3 प्राइम है, इसके सामने जो इसके पैरेलल वाला डीएनए बनेगा। ऐसा समझो, ये डीएनए 3 प्राइम 5 प्राइम। अब हमें यहाँ पे भी तो डीएनए बनाना है, जो भी तो डबल स्ट्रैंडेड होगा। अब डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो इनिशिएट होगा ना, वो इनिशिएट यहाँ से होगा, तो इस इनिशिएटिंग पॉइंट पे प्राइमर लगेगा। ऊपर इनिशिएट कहाँ से हो रहा है? रेप्लिकेशन यहीं से तो हो रहा है। नहीं देखो, ये 5 प्राइम है, तो इसका 3 प्राइम कहाँ है? यहाँ पे। अब इस 3 प्राइम की डायरेक्शन में कहाँ पे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है? यहाँ पे रेप्लिकेशन यहीं से स्टार्ट होगा, तो इसके रिस्पेक्ट में 3 प्राइम यही है। वो ऐसे तो बाइंड ही नहीं करेगा, उसके पैरेलल लग जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड से। देखो ये 3 प्राइम 5 प्राइम है, यहाँ पे लेट से ATGCT AGCTA। अब मुझे इसके पैरेलल में डीएनए बनाना है,
तो डीएनए पैरेलल में बनाने के लिए मुझे कोई इनिशिएटर चाहिए ना, और मुझे इनिशिएटर कैसा चाहिए, ए का टी, टी का ए, जी का सी, सी का जी, एक ऐसा इनिशिएटर चाहिए। ये इसके पैरेलल में यहाँ पे यहाँ लग जाएगा, ये वाला ये लग गया, सॉरी, टी ए सी जी, और यहाँ पे डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल, ये इनिशिएटर है। अब आगे ये ग्रो करता रहेगा, और डीएनए किस डायरेक्शन में ग्रो करता है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो ये जो आरएनए प्राइमर लगा वो अपने कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड का, इसे बोलते हैं पेरेंटल स्टैंड, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में डीएनए बन रहा है, तो पेरेंटल स्टैंड के 3 प्राइम लोकेशन पे लगा। अब दोनों एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट्री है, लेकिन ये पेरेंटल है ना, ये पहले से था, तो इसके रिस्पेक्ट में ये इसके रिस्पेक्ट में इसके किस एंड पे लग रहा है, 3 प्राइम, तो इसके रिस्पेक्ट की बात करते हैं, ठीक है। तो प्राइमर हमेशा कहाँ लगेगा, 3 प्राइम ऑफ पेरेंटल स्टैंड, यहाँ पे 3 प्राइम था, यहाँ पे 3 प्राइम था इसके रिस्पेक्ट में, हाँ या ना, क्लियर है, पक्की बात, ठीक है। प्राइमर इज जस्ट अ इनिशिएटर, प्राइमर लग गया, और ये जो होता है ये बेसिकली प्राइमर हमेशा आरएनए प्राइमर्स होते हैं। ट्रांसक्रिप्शन पे चली गई तो प्रोमोटर इनिशिएशन, प्रोमोटर इलोंगेशन और टर्मिनेशन, ठीक है। ये प्राइमर लग गया, हाँ प्राइमर लग गया, इनिशिएटर था ये। अब भैया इसे ऐसे डीएनए बनाना है ना, क्योंकि ये 5 प्राइम है, ये 3 प्राइम है, और डीएनए की ग्रोथ इसी में होती है, हाँ या ना, क्लियर है, ठीक है। अब लेकिन मान लेते हैं ये तो प्राइमर ने अपना बॉन्ड बना लिया, अब लेट से यहाँ पे ए था, तो इसे क्या चाहिए था, टी, न्यूक्लियस में ऑलरेडी पड़ा होगा गई टीटीपी, एटीपी क्या होता है, टीटीपी क्या होगा, हाँ थाइमिडीन, एडेनिन का एडिनोसाइन, जब तुम बहस कर रहे थे, एडेनिन का एडिनोसाइन, थाइमीन का थाइमोसाइन क्यों नहीं होगा, क्योंकि उसका थाइमिडीन है, यूरासिल का यूरिडीन है, तो ये क्या है, थाइमिडीन ट्राइफॉस्फेट। अब ये थाइमिडीन ट्राइफॉस्फेट, इस प्रोसेस में एनर्जी चाहिए होगी, वो इससे एनर्जी भी मिलेगी, और यहाँ पे जो टी लगेगा वो टी भी यहीं आके लगेगा, मतलब इसके दो काम है, एक्ट एज अ सबस्ट्रेट, क्योंकि ये लगेगा भी एंड ऑल्सो प्रोवाइड एनर्जी, हाँ या ना, हाँ, तो सीटीपी। तो यहाँ पे अब मैं वही बता रहा हूँ कि न्यूक्लियोप्लाज्म में ऑलरेडी न्यूक्लियस में यहाँ पे जो जो रिक्वायरमेंट है सबस्ट्रेट वो न्यूक्लियस में होते हैं, एटीपी, टीटीपी, सीटीपी और जीटीपी, ये एक्ट्स एज एन एनर्जी और एक्ट्स एज अ सबस्ट्रेट और प्रोवाइड्स एनर्जी, दोनों काम ही नहीं किया, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, डीएनए हमारे पास है, डीएनए उनके पास है, वो रेस्पिरेशन वाले प्रोसेस में क्रैब साइकिल में उनमें जीटीपी बनता है, एटीपी, वो ऐसी बातें होती हैं, ये क्लियर है। तो अब ये भाई प्राइमर लग गया, अब लेकिन ये आगे चलेगा तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम काम करता है, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। क्या डीएनए डिपेंडेंट है, क्योंकि डीएनए का रेप्लिकेशन कर रहे हैं, और डीएनए पॉलीमरेज पॉलीमराइजेशन करा रहा है, यहाँ पे ए के सामने टी को लाएगा, टी के सामने ए को, जी के सामने सी को, सी के सामने जी को, ऐसे लाता रहेगा और लगाता रहेगा, और जिसे लाएगा उसे पहले उससे उसका फॉस्फेट बॉन्ड तोड़ेगा, हटा देगा, एनर्जी मिलेगी, उस एनर्जी को यूज करके यहाँ लगा देगा। तो ये प्रोसेस कौन करा रहा है, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, हाँ या ना, क्लियर है, 110%, कोई डाउट। सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, वो इन्हें होल्ड करके रखेगा, अगर वो ना हो ना तो ये बाइंड हो जाएंगे दोबारा, वैसा स्ट्रक्चर रिवर्स हो जाएगी रिएक्शन, ठीक है। तो ये स्टैंड तो एक कंटिन्यूस स्टैंड बन जाता है ऐसे करके, इसे बोलते हैं कंटिन्यूस स्टैंड। नहीं, कॉइलिंग जैसे ही प्राइमर आके लगता है तो कॉइलिंग होती रहती है, हल्की हल्की दोबारा से स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि टोपो आइसोमरेज का काम उसने एक बार के लिए कॉइलिंग हटा दी, अब हट चुका है, अब तो वो लगते जा रहे हैं और कॉइलिंग होती जा रही है, ऐसा प्रोसेस चल रहा है। ये जो स्टैंड है ये बनता है कंटिन्यूस स्टैंड। अब सबसे बड़ी समस्या आती है बच्चों को समझने में या
और लोगों को समझाने में। ये स्ट्रैंड जो है वो कंटिन्यूस स्ट्रैंड बना, लेकिन ये वाला स्ट्रैंड जो बनता है वो बनता है डिसकंटिन्यूस स्ट्रैंड। इसके 5 प्राइम 3 प्राइम ये टुकड़ों टुकड़ों में बनता है, और इन टुकड़ों को बोलते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। क्या बोलते हैं? साइंटिस्ट था ओकाजाकी, उसने नाम दिया था। ठीक है, जब ये ऐसे टुकड़ों टुकड़ों में बनता है तो टुकड़ों टुकड़ों में बनने के बाद ये सारा आपस में जुड़ जाएगा विद द हेल्प ऑफ एंजाइम लाइगेज। बताऊंगा यार, ये टुकड़ों टुकड़ों में बनेगा, ये टुकड़ों टुकड़ों में बन के ये पूरा जुड़ जाएगा और ऐसा ही हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ एंजाइम लाइगेज। लाइगेज मींस फेविकॉल, जोड़ने का काम करता है लाइगेज। ठीक है, पॉइंट इज ये टुकड़ों टुकड़ों में क्यों बनता है। 2 रीजन बताए जाएंगे आपको जीवन में। एक रीजन बताया जाएगा कि भाई ये जो प्राइमर है ना, ये स्ट्रॉन्ग प्राइमर होता है, ये बड़ा स्ट्रॉन्ग प्राइमर होता है, तो ये पूरा स्ट्रैंड खुद बना सकता है। लेकिन ये जो प्राइमर होता है ना, ये एक वीक प्राइमर होता है, तो ये ज़्यादा स्ट्रैंड नहीं बना सकता। ये बेकार का फालतू का रीज़न है, कुछ नहीं है ऐसा। हाँ, प्राइमर सेम ही लगता है, हाँ इसकी पावर थोड़ी ज़्यादा होती है, इसकी पावर थोड़ी कम, लेकिन इससे डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस आपको फील करना पड़ेगा, ध्यान से सुनना। जब डीएनए ऐसा था तो ये स्टैंड यहाँ से, ये ओराई है, तो ये स्टैंड खुल गया, खुला। अभी मान लो कि स्टैंड जो है, बहुत ध्यान से फील करना, ये स्टैंड डीएनए का स्टैंड पहले इतना ही खुला था, है ना, ध्यान से सुनना। ये स्टैंड इतना ही खुला था हिमांशु, और यहाँ पे लगा प्राइमर, यहाँ पे लगा प्राइमर, इसने यहाँ तक की ग्रोथ करा दी, इसने यहाँ तक की ग्रोथ करा दी, कोई दिक्कत ही नहीं, बढ़िया प्रोसेस। अब ये स्टैंड और खोला, अब ये इतना खोला, तो इस स्टैंड ने तो और ज्यादा ग्रोथ करा दी, लेकिन ये तो बेचारा यहाँ लगा तो और इतनी ग्रोथ करा पाया। पीछे की ग्रोथ कौन कराएगा? एक नया प्राइमर आएगा, वो यहाँ लगेगा और इतनी ग्रोथ कराएगा, फिर ये और खोलेगा। ये तो कंटिन्यूस चलता रहेगा, इसकी तो डायरेक्शन सेट है ना, 5 प्राइम 3 प्राइम, इससे तो अच्छी डायरेक्शन मिली है, क्योंकि इसका यहाँ 3 प्राइम था, तो ये 5 प्राइम 3 प्राइम ऐसे बढ़ता रहेगा। लेकिन भैया इसे डायरेक्शन अपोजिट मिली हुई है। अब ये और ऑलरेडी एक ने ग्रो इतना करा दिया था, एक ने इतना, अब और खुला, अब ये अपोजिट डायरेक्शन में तो जा ही नहीं सकता, डीएनए की डायरेक्शन ही 5 प्राइम टू 3 प्राइम है। यहाँ पे फिर एक नया प्राइमर आएगा और वो ऐसे ही चलता रहेगा। अब जो तुम्हारे मन में और कोई डाउट है, अगर ये डाउट समझ आ गया ना, ये बहुत ज़रूरी डाउट है फील करने के लिए, समझने के लिए। लिखवाऊंगा अभी, पूरे नोट्स लिखवा दूंगा इसके, ठीक है। अब जब इसे और खोलेंगे, अब एक डाउट और है कि बहुत सारे ओराई होंगे जो तो पूछ रही थी। अब भाई ये एक ओराई पे ऐसा रेप्लिकेशन चल रहा है, एक आगे कहीं ओराई है वहाँ पे भी ऐसा रेप्लिकेशन चल रहा है, लेकिन रेप्लिकेशन तो लेट्स से ये ऐसा चल रहा है, और यहाँ पे भी एक ओराई है, ये स्टैंड फिर खुला हुआ ऐसे करके कि ये जो डीएनए यहाँ से भी ऐसे एक रेप्लिकेशन फॉर्क बना हुआ है, तो ये तो फिर भी कंटिन्यूस चलता ही रहेगा, और ये डिसकंटिन्यूस ही चलता रहेगा कितने भी ओराई हो। ओराई ज़्यादा होने से फ़ायदा क्या है भाई, यूकैरियोट्स का डीएनए बहुत बड़ा है, एक ओराई से प्रोसेस करेंगे बहुत टाइम ले लेगा, इसीलिए मल्टीपल जगह प्रोसेस हो रहा है, और फिर सारा प्रोसेस पूरा डीएनए कवर कर लेगा इकट्ठा। हाँ, मल्टीपल जगह जितने ओराई हैं, यहाँ पे प्रोसेस चल रहा है, रेप्लिकेशन इधर इधर इधर, और जैसे जैसे चलता रहेगा सारे डीएनए इधर से एक और इधर से एक। अब जब ऐसे ही आप फील करोगे, जब ये पूरा चलता चलता यहाँ तक पहुँच जाएगा, ये वाला यहाँ तक, और ये ओकाजाकी फ्रेगमेंट ऐसे ऐसे, तो ये 2 डीएनए बन तो गए, एक डीएनए से 2 डीएनए तो बनाने थे। हाँ, हाँ 3 जगह रेप्लिकेशन, नहीं वो हम इमेजिन करेंगे तो ऐसा लगेगा, लेकिन डीएनए बहुत बड़ा होता है, मतलब 2.2 मीटर का डीएनए वो ऐसे कॉइलिंग करके रेप्लिकेशन फॉर्क बनाता रहता है, ठीक है, और मल्टीपल ओराई आते रहते हैं, और मल्टीपल जगह रेप्लिकेशन होता रहता है, इधर से रेप्लिकेशन हुआ, फिर रेप्लिकेशन हुआ। हाँ, और वो इकट्ठा धीरे धीरे खुलता रहेगा, ऐसे इकट्ठा इस डायरेक्शन में नहीं खुलेगा, वो धीरे धीरे अनवाइंड होता रहेगा और प्रोसेस कंटिन्यूस चलता रहेगा। तो ये है प्रोसेस सील करने के लिए। यूकैरियोट्स का डीएनए बड़ा है, और बड़े डीएनए के लिए अगर हमें एक है कि मेरे पास एक 2 मीटर की ऐसे रस्सी है, ये 2 मीटर की रस्सी है,
और एक मेरे पास है 2 किलोमीटर की रस्सी। मुझे उस 2 किलोमीटर की रस्सी को भी 2 टुकड़ों में बनाना है और इसे भी, तो इसे तो शायद मैं एक ही बार में बना दूंगा। इतने बड़े डीएनए के लिए मैं बीच बीच में लोगों को खड़ा करूंगा कि भाई मैं यहाँ से कर रहा हूँ, तो यहाँ से कर, तो यहाँ से कर, तो यहाँ से कर। ये हिसाब किताब है। डीएनए यूकैरियोट्स का डीएनए बड़ा हो जाता है, 2.2 मीटर, ह्यूमंस का इससे भी बड़े बड़े हैं। प्रोकैरियोट्स का उसके कंपैरिजन में बैक्टीरियल डीएनए है। बैक्टीरिया का डीएनए बहुत छोटा होता है, एक ही तो डीएनए होता है ना सर्कुलर बस, और सर्कुलर डीएनए वैसे भी उसका रेप्लिकेशन आसान है, एक और आई से हुआ पूरा कवर कर लिया। हमारा है लीनियर डीएनए, हमारा कोई सर्कुलर नहीं है, तो इसका रेप्लिकेशन के लिए और आई ज़्यादा चाहिए ताकि प्रोसेस एफिशिएंटली और फास्टरली हो सके। क्लियर है? पक्का समझ आ गया? ठीक है, रुको 2 मिनट। क्या बोल रहा है? हमारा सेल 11th में पढ़ चुके, 24 घंटे में डिवाइड कर जाता है। नहीं, ऐसे कितने ओराई हैं, हाँ वो नहीं पता, मतलब हम गिन सकते हैं, इतना भी कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन कहाँ जा रही है पीडीएफ? नहीं, डाउनलोड लिंक, जा। खुल गया, आ जा, जा। पता नहीं भैया क्या चल रहा है। अच्छा, हो रही है यार, हम
लिखा, कहीं लिखा हुआ है कुछ? वो होगा, ये मैं बताता हूँ। बहुत ज़्यादा रेयर बीमारी है कि मसल्स जो हैं बहुत ज़्यादा रेयर है, रेयर ऑफ द रेयर। नजर लगा के गया था तो। ओप्पो A77 किसका? 3 मिनट का हॉटस्पॉट दिया था मैंने। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ। यार हो गया बेटा, हो गया। दिख रहा? ठीक है। ये है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, मैंने ही बता दिया था। टोपो आइसोमरेज रिड्यूसेस टेंशन हेलिकेज, और ये एक तरफ आरएनए प्राइमर कंटिन्यूस स्टैंड बनेगा, एसएसबीपी होंगे, एक तरफ डिसकंटिन्यूस स्टैंड बनेगा, डिसकंटिन्यूस सिंथेसिस, ये रेप्लिकेशन फॉक होता है। 5 प्राइम 3 प्राइम, तो ये 3 प्राइम 5 प्राइम, ठीक है। उसके बाद फिर जो जो मैंने बताया है, समझाया है, वो सब रिटर्न फॉर्म में है। ओके, हाँ स्टार्ट करो। हाँ क्या बता रहा था तो? हाँ, तो ये बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट बीमारी है। मसल्स जो हैं वो स्टिफन होने लगती हैं आफ्टर बर्थ थोड़े टाइम तक, और जो अब बताऊंगा वो मसल स्टिफनिंग होती है, और वो इतनी स्ट्रॉन्ग स्टिफनिंग होती रहेगी कि एक पॉइंट पे आते आते पूरी बॉडी एक स्टोन की तरह एक जगह लॉक होती रहेगी। ये था वो। नहीं तो कुछ और होगा, मुझे तो वही लगा। भेज दियो ऐसे तो। लिथोपीडियन, ठीक है, लिखो इसे। रेप्लिकेशन इज ओवर। अब चैप्टर आप मान सकते हो 40%, 35-40% समाप्त हुआ है। हाँ, सबसे बड़ा चैप्टर यही है। मॉलिक्यूलर बेसिस खत्म तो बायोलॉजी 1 to 5 चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस तक की बायोलॉजी, इवोल्यूशन और इंक्लूड कर दो। इवोल्यूशन तक की बायो 70% ऑफ द बायो। ये चैप्टर 6 क्लास नेक्स्ट वीक तक ओवर हो जाएगा, 27 तक।
नहीं, वो टी यू का कंसेप्ट नहीं है, बस इसका नाम है आर्जिनिन, क्योंकि यहाँ प्राइमेज एंजाइम बनाता है इसे। वहम पालने वाली बात नहीं, पूरा मत मानो, ये ठीक है ना, अच्छा है। एक स्टेप है अभी तक का जो तेरे जीवन का समय चल रहा था, ये पूरा गोल्डन पीरियड था, पूरा अपन शुरू हो गया। यस मूवी का डायलॉग है। सलमान खान और अक्षय कुमार, मुझसे शादी करो। 8 और किसका बर्थडे है जुलाई में? तेरी बहन का है कब? ये ऐसे ही बच्चे ना, अब वो बेचारी जीवन भर सोचेगी 11 के बाद तो 24 तारीख आती है। तो तुम क्या लेके आए? हो गया ये? बेटा देती फोन रख दे, लिख ले। लिख लिया सबने? सिंगल स्टैंड बाइंडिंग प्रोटीन, ये ना मैं सिर्फ वीडियो फुल फॉर्म दिखा रहा हूँ यार। लिखो इसे चुपचाप यार दीदी, जल्दी लिख। ये तुम्हें नोट्स के बिना एनसीईआरटी से समझ नहीं आ गया, एनसीईआरटी में उल्टा दे रखा है उन्होंने, पहले जो प्रोसेस सबसे लास्ट में उसे पहले दे रखा है कि दिस थ्रू दिस थ्रू दिस। नेक्स्ट मंडे क्या मैसेज? इस मंडे में अगले मंडे है, इस मंडे टेस्ट नहीं है, ऐश करो तो मतलब कल क्लास लगा दे तुम्हारी, क्योंकि मंडे को टेस्ट नहीं है। मंडे को क्लास लगा दो, फिर डन। हो गया ना? एक मेल गैमेट एक्सेल से फ्यूज करता है, जाइगोट बनाता है, जैसे सिंकिया में एक मेल गैमेट दो पोलर न्यूक्लियस से फ्यूज करता है, 3n एंडोसोमिक सेल बनाता है, जैसे ट्रिपल फ्यूजन दोनों को बनाते हैं। डन ना? ये लिखो जल्दी, ये इनकी फुल फॉर्म तो पता है ना? डीऑक्सी यार काम करेगा, लिखना तो बहुत है, जो लिख रहा है
हुआ था, करण सर को 3 बार हुआ था, जो करण सर पढ़ाते थे। हाँ सुन लो, बिल्कुल सुन लो। एक मिनट, च्यवनप्राश खाया करो।
चला गया तो क्या 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 भूल जाते हैं, समझ में नहीं आता। अरे मैंने कहा मैं तो डायरेक्ट ही बोला था, तो मैंने हाथ उसकी तरफ पॉइंट आउट कर ही किया था, तो यही तो बोला था। अरे मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करना है? हम लिख सकते हैं अगर टर्म एनसीईआरटी। पहले पापा कहते थे स्मार्ट वॉच, आज तो दिला दी, मैं यूज ही, अब पापा पहनते हैं। क्या समझ में नहीं आ रहा कैसी चीज हो जो यूज करें। अरे पापा घड़ी भी किसी उससे दिलाई थी कि पापा पहन के रखेंगे और रात को स्लीप ट्रैक वगैरह होते हैं, फिर बाहर जाके पहन लेते हैं, बात करवाती है पहन के तो रखो। ऐसे ही करना पड़ता है। कहाँ है? फिर मुझे भी पहन के मेरे रखना। पापा को करते इसकी मम्मी से। आपके पापा का ध्यान है। हाँ फिर तेरे मुझे पापा से अभी आज मेरे पास अच्छा हाँ, तुमने स्टेटमेंट बताया है। किसके बारे में। एक और जो था ना वायरल था, साउथ वाला। हाँ वो मैंने सॉल्व कर दिया। पीछे से भी सबसे पहले मैं सबसे पहले जो किसी को जब किसी को पता है। मतलब जो पहले इसी को किया था। मैं ये सोचा था कि किसी को सबसे पहले रिमूव करूँ, वो सोचेगा भाई मुझे रिमूव क्यों कर दिया। मैंने देखा कि मनीष से रिमूव हो रहा फिर मैंने सबसे पहले इसे किया, समझ जाएगा। तुझे तो मैंने बहुत लेट किया था। हाँ इसलिए तो। हाँ मतलब ओ मुझे कैसे रिमूव कर दिया आपने, हाउ डेयर यू, मैंने कई दिन से बाद में कर दूं। बस खत्म होने वाला है। उसके बाद एनसीईआरटी से पढ़ोगे, एक क्लास में ऐसे ट्रांसक्रिप्शन वैसे पूरा प्रोसेस 2 क्लासेस हो जाएगा। ये क्या है थोड़ा भाई से कोई अपने क्या दोस्त समझ आ रहा है, कहाँ से डिवाइड हुआ था एंड रिपीट एंड वन। एक कोई साथ पकड़ा है, मुझे एक अपने दोस्त की हैंडराइटिंग था। और फिर मैं भी बोलने वाला था तेरा, मैंने कहा तो तेरे ऊपर दिखाया, मैंने उसका ये किया। अरे अर्थक्वेक आया था कल। अर्थक्वेक पता ही नहीं चला। नहीं है। डन। एक मिनट। तू क्या तकलीफ होता है लिखने चले। हाँ पहले ये बताओ कि फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में किसको कौन सा टॉपिक, कोई पर्टिकुलर टॉपिक रिपीट करना है या कोई टॉपिक किसी का मिस हुआ है वो करना है, ऐसा कुछ है? कौन सा? लास्ट पेडिग्री और प्रोबेबिलिटी भी। सर आप एक क्लास रख दो, वन शॉट हो जाएगा। नहीं एक कोई तो नहीं है। ये आगे बैठना पड़ता है उसके लिए। तो उसमें ऐसे वो लेटा हुआ आंसर आ जाता है। पेडिग्री आता है सर मैं कह रही प्रोबेबिलिटी। हूँ एक क्लास रख दो जिसमें आप सिर्फ पेडिग्री और प्रोबेबिलिटी दोनों क्वेश्चंस कराओ। यार अभी बहुत नहीं है। ठीक है। 18 टू 21 22 के बीच में किसी दिन ऐसा दिन आएगा कि फ्राइडे को, मंडे को तुम्हारा टेस्ट होगा, तो फ्राइडे को इवनिंग में, जिस दिन मैं छुट्टी करता हूँ
उस दिन ऑनलाइन क्लास होगी। मैं बता रहा हूँ तुम्हें, ये अनऑफिशियल बात है वैसे, मतलब मेरे दूसरे सेंटर में भी क्लास होगी तो हाँ ये टॉपिक होगा, तो वहाँ पे जब मैं पढ़ाऊँगा क्या कब आता? अरे दूर पड़ेगा तुम्हें, ये सेंटर वैसे, तो वहाँ पे जब मैं पढ़ाऊँगा तो वहाँ पे उस दिन वो क्लास यूट्यूब लाइव भी करूँगा अपनी आईडी से, तो तुम हाँ तो फिर पूरी क्लास करूँगा, फिर जेनेटिकल डिसऑर्डर से, जेनेटिक डिसऑर्डर, फिर प्रोबेबिलिटी, फिर पेडिग्री, तीनों टॉपिक आराम से 1.25 घंटे की क्लास, 1.5 घंटे की क्लास में कंप्लीट हो जाएंगे। थोड़े और CBSE के PYQ भी ऐड कर दूंगा और 2-4 नीट के PYQ ऐड कर दूंगा, ठीक है। लेकिन मैं भेज दूंगा ऑफिशियल में, जैसे वो टॉपिक करना हो तो कर देंगे। आज तो मेरा प्रैक्टिकल सर मुझे वो जो इसमें पढ़ते हैं इस जैसे नहीं होते। एक बात मुझे याद हो गया सर वो जब मेरे को इस वजह नहीं बनता था क्योंकि बेटा, ये यहाँ तक हो गया, कहाँ तक? लास्ट बस टाइम बच्चे थे ये रही, और ये भी नहीं लिखना सिर्फ ये। बस यही से बस जहाँ पे आपको दोबारा से तो हमसे आगे कहाँ लिखा है? बेटा ये NCERT से समझ नहीं आएगा मेरी बच्ची, पढ़ के देख लियो, और जहाँ जहाँ मैंने लिखा है ना फ्रॉम NCERT, वो NCERT से मैंने समझा के थोड़ा डायरेक्ट फाइल समझ आएगी। हो गया है ये पेज खत्म हो गया क्या? अमरजीत कहाँ पे है? ये मैं पूरी क्लास में, यहाँ हो गया, दिति ये हो गया।